इवनिंग। कैसा हुआ एग्ज़ाम आप लोगों का? बढ़िया का मतलब कि हो जाएगा? हाँ, पता नहीं क्यों। अच्छा, इस सेक्शन में हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं लगभग 21 क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो उसकी चर्चा करनी है। और मैं समझता हूँ करीब अगर 5-5 मिनट के भी हिसाब से लिया जाए तो 100 मिनट होगा, यानी 1.5 घंटे का। बहुत लंबे समय से आप लोग काम कर रहे हैं, तो ये भी 1.5 घंटा आपके लिए ज़रूरी है। और पॉलिटी का प्रश्न जो है पिछले क्लास की तुलना में, पिछले एग्ज़ाम की तुलना में सरल लगा या मुश्किल लगा? इजी था? सभी प्रश्न इजी थे? कुछ ही प्रश्न इजी थे? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न देखने में कभी सरल लग जाते हैं, होते कठिन हैं, है ना। और जब हम उत्तर खोजते हैं तो सरलता से मिल जाते हैं, तो लगता है कि सरल है। जब उत्तर खोजने पे सरलता से नहीं मिलता है तो लगता है प्रश्न बहुत कठिन है। लेकिन उसका ठीक उल्टा कभी कभी होता है। खोजने पे अगर लेट से मिला तो क्वेश्चन सरल भी हो सकता है, और खोजने पे जल्दी मिल गया तो कठिन भी हो सकता है। और शायद ऐसा आप लोगों को लगे, और नहीं लगे तो बड़ी अच्छी बात है कि हम अच्छे नंबर लाएंगे। और जब मैं ये सब बातें कह रहा हूँ तो मेरा मतलब है पूरे 21 प्रश्नों का, एक आध प्रश्न का नहीं, पूरे 21 प्रश्न का। और मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि पूरे 21 प्रश्नों का उत्तर हमें सही मालूम होना चाहिए, है ना। एक आध प्रश्न भी कम होने का कोई मन में विचार नहीं है। तो सीधे मैं आ जाता हूँ यहीं पर, बिना मतलब का अनावश्यक बातें किए। और यह है दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए, है ना। तो उत्तर पे आने के पहले क्या करना चाहिए? उत्तर तो आप रट भी सकते हैं, हो सकता है आपको याद भी हो। 1952 से भारत में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है ना। और 1952 से जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है वह 1952, 62, 72 और 2002। 1952, 62, 72 और 2002। बीच में 1981 आपस में चर्चा न करें तो मेहरबानी होगी, ये काम ठीक नहीं। 1952, 62, 72 और 2002 दो ही ऐसा समय रहा है, 1981-82 और 1992, जिस समय में परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ था, ठीक है ना। और 2021 में संभावना थी, 21-22 में, कि परिसीमन आयोग का गठन हो, परंतु परिसीमन आयोग कुछ तो आपदा के चलते और आपदा के कारण ही एक महत्वपूर्ण काम हम नहीं कर पाए, वह काम था जनगणना। तो उसके कारण एक आयोग गठित होना था जो गठित नहीं हुआ। तो संभावना थी कि 2022 में एक आयोग गठित होगा, वह गठित नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है 52, 62, 72 और 2002
तो उत्तर क्या होगा? 4। सरल है ना? तो जाहिर सी बात है कि दिसंबर 2023 तक कितने परिसीमन आयोग बने? 4 परिसीमन आयोग बने। तो 4 बार परिसीमन आयोग हमारा बना है। अब आपके मन में यह बात होगी कि इतना सरल क्वेश्चन क्यों पूछा गया? इतना सरल क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यहां पर सरल विकल्प दे दिए गए। अगर वह विकल्प एक और दे दिया जाता कि 5 या 6, तो 70% लोग गलत करते, क्योंकि जम्मू कश्मीर और असम के लिए भी परिसीमन आयोग बना है। तो वह 6 भी कर सकते थे, 5 भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा कोई विकल्प ही नहीं दिया गया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल हो गया कि वह आराम से आप निकाल सकते हैं, और वह प्रश्न का उत्तर क्या होगा इसमें? 4। ठीक है ना? तो पहले प्रश्न के उत्तर का कारण भी जान लीजिए। 1952, 62, 72 और 2002, ये 4 हैं। यहां पर एक और चीज आपको याद दिला दूं, कभी भविष्य में काम आ जाए। 2003 में 87वां संविधान संशोधन हुआ है। तो एक संशोधन अधिनियम आया, उसको हम काउंट नहीं करते, वह 2002 का ही है। नया कोई परिसीमन आयोग हमारे देश में नहीं बना था, बल्कि संशोधन हुआ था उसमें, तो उसे काउंट नहीं किया जाता। कुल कितने हो गए तब भी? 4। ठीक है ना? अब आते हैं एक दूसरे प्रश्न पर, और यह प्रश्न क्या है? हाँ, ये तो तथ्यात्मक प्रश्न है। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था? 1992 में। ठीक है ना? अब बेशक आप लोगों ने कहा कि प्रश्न सरल प्रकृति का था। पठन पाठन की दृष्टि से मैं समझता हूं कि साधारणतः लोग 1960 के संशोधनों को, या 70 के संशोधनों को, या 8वीं अनुसूची में 92 में संशोधन हुआ, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते। 8वीं अनुसूची में बहुत सारी भाषाओं को शामिल किया गया, लेकिन यहां पर एक प्रश्न पूछ दिया गया कि कौन सी भाषा इसमें शामिल की गई। अब इसका उत्तर कैसे निकाला जा सकता है, यह समझिए। 2003 में, उत्तर तो रटा रटाया भी हो सकता है, 2003 में मैथिली शामिल किया गया है। समझ गए? 2003 में मैथिली को शामिल किया गया था 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से। बाकी ये तीनों को एक साथ शामिल किया गया था 71वें संविधान संशोधन से। केवल एक ही इसमें ऑड है, और वह है मैथिली, जिसको 2003 में शामिल किया गया था। तो अगर पूरा नहीं भी याद होता है, तो आप अगर मैथिली के बारे में जानते हो कि यह कब शामिल किया गया, तो आप इसका उत्तर दे सकते थे। 2003 में इसको शामिल किया गया था, मैथिली को। और मैथिली को अगर आप देख करके उत्तर देना चाहेंगे, तो आप समझिए कि इसके उत्तर में कितनी सरलता होगी। तीनों में 4 है। ठीक है ना? इस प्रश्न के उत्तर में जितने विकल्प दिए गए हैं, उन सभी विकल्पों में एक क्या है? 4 दिया हुआ है। और 4 का मतलब किससे है? मैथिली से। और मैथिली आया 2003 में। ठीक है? तो जब 2003 में 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले के 3 होंगे, और यही तीनों 71वें संविधान संशोधन से हैं। 1, 2, 3 के तहत आप इसको आराम से कर सकते थे। ठीक? तो इसका जो की पॉइंट था, वह था कहां पर? इस मैथिली में, जो कि आया है 2000 के बाद। बाकी ये आए हैं 1992 में। ठीक है ना?
अब एक और प्रश्न लेते हैं, ये सब सरल प्रश्न है। हाँ, यहां पर पहला वाला उत्तर देना तो सरल होगा आप लोगों को, है ना। हाँ, भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नहीं, इसका उत्तर तो सही बात है, बहुत सरलता से आप दे सकते हैं। उसके बाद पूछा गया सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और स्वतंत्र पार्टी, इनमें से कौन सी पार्टी का नाम आपने नहीं सुना है? बेशक 2-3 दिनों में सुन लिए होंगे, लेकिन ईमानदारी से बताएं कौन सी पार्टी का नाम नहीं सुने थे? थर्ड वाला, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी 1977 में जगजीवन राम के द्वारा तब बनाया गया जबकि उन्हें कांग्रेस से निकाला गया था। जगजीवन राम 1977 में, जब इमरजेंसी का दौर था 75 से 77 के बीच में, चुनाव के ठीक पहले जगजीवन राम को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था। और जब निकाला गया तो उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, और वो पार्टी केवल 1 साल रही थी, ठीक है ना, 1 साल से भी कम। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम उसके संस्थापक थे, 1977 में बनी। उसके बाद तो खुद ही दूसरे पार्टी में विलय हो गया उनका, उसी पार्टी में इनका भी विलय हुआ है, भारतीय जनसंघ का। भारतीय जनसंघ 77 तक ही है, उसके बाद भारतीय जनसंघ नहीं है। 80 में तो भारतीय जनता पार्टी के रूप में आई, तो जनसंघ वगैरह सबका विलय हो गया था 1977 में, जब जनता पार्टी की सरकार बनी, है ना। और रही बात यह जो सोशलिस्ट पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, ये सब हुआ करते थे, ठीक है ना। और राजगोपालाचारी का जो पार्टी थी, वह पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी। और राजगोपालाचारी की जो ये स्वतंत्र पार्टी थी, ये 1959 से लेकर 1974 तक काम की है। ये कांग्रेस की एक उदारवादी पार्टी के नाम से जानी जाती थी, ठीक है ना। तो राजगोपालाचारी ने इस पार्टी का गठन किया था, स्वतंत्र पार्टी का। और स्वतंत्र पार्टी के, अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत और भी जाने होंगे, तो स्वतंत्र पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है कहाँ पर? जब 1967 में, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, 1967 में पहली बार लोक लेखा समिति का एक अध्यक्ष बनाया गया विपक्ष के नेता को। पढ़े हैं? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष के नेता को बनाया गया, मीनू मसानी, वे इसी पार्टी के थे। तो 1900 माफ कीजिएगा, भारतीय जनसंघ इससे संबंधित हुआ, सोशलिस्ट पार्टी यहां गलत है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ये सही है उत्तर, और स्वतंत्र पार्टी भी गलत है। तो ये इसके साथ जुड़ेगा, और ये, इसका मतलब कि कितने उत्तर सही हुए? 1 और 3, यानी कि केवल 2, ठीक है ना। तो जब भी आप उत्तर देखें तो कोई टिक न मारें, बल्कि आप उस उत्तर को उसके अनुसार समझने का प्रयास कीजिए, तो यह आसानी से हम लोग समझने में कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। अब एक और प्रश्न लेते हैं हम। हाँ, साउंड ज्यादा है तो मैं दूर कर देता हूं। इसमें क्या है, अब ठीक है, चलिए, धन्यवाद। तो अगला प्रश्न है, इतना मेहनत करके आए हो, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हाँ, नगर पालिकाओं की शक्तियों संविधान के भाग 9A यानी 9 में दी गई है, ठीक है ना। पंचायती राज से संबंधित व्यवस्था 9 में दी गई है, अनुच्छेद 243 से लेकर O तक, और P से लेकर आके 9A में दिया गया है, ठीक है ना। तो एक तो यह सही हो गया। आपातकालीन संबंधी प्रावधान भाग 18 में और संविधान संशोधन के भाग 20 में दिए गए हैं। अब इसमें मुझे कुछ बोलना नहीं है, ये तीनों के तीनों सही उत्तर हैं, है ना। और बहुत दिनों के बाद एक पूरा का पूरा प्रश्न पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में ये प्रावधान है। कुछ लोग अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, लेकिन किस भाग में है वह नहीं पढ़ते हैं। तो
संविधान के 9A में, 18 में और 20 में ये तीनों दिया हुआ है, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? डी। ठीक है ना। अब इसके बाद एक दूसरा प्रश्न है आपके सामने, ये थोड़ा सा रुकूंगा मैं इस प्रश्न में। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन राज्य विषय है। अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन राज्य विषय है। अंतर्राज्यीय संघरोध संघ सूची के अधीन एक राज्य विषय है। ये तो कथन ही गलत है। अंग्रेजी में देखिए, यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? समझ गए? और दूसरा है निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है, स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। तो पहले तो ये हिंदी वाला कथन ही गलत है, लेकिन आपको मालूम होगा कि बताया जाता है कि अंग्रेजी वाला ठीक होगा। ठीक है ना। अब मैं जब आप लोगों से कह रहा था कि जितने भी लोग आप लोग बैठे हैं या जो दूर बैठे हुए सुन रहे हैं, क्या वे बता सकते हैं कि संघ सूची की सभी एंट्री उन्होंने पढ़ी होगी? अगर मान लो कि 100 एंट्री संघ सूची में हो तो क्या सब हम रट सकते हैं? नहीं रट सकते। लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया कि किस एंट्री में है, किस सूची में है। एंट्री तो नहीं पूछा गया है, किस सूची में है। और यहां पर एक सरल उत्तर इससे संबंधित है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। ये एक बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है और इसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 42, यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 42 इसकी चर्चा करती है, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की। रिपीट कर दे रहा हूं, यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर, एंट्री किसको बोलते हैं जानते हैं? जो 1 2 3 4 क्रम लिखा हुआ है उसको हिंदी में प्रविष्टि बोलते हैं, इंग्लिश में एंट्री बोलते हैं। तो एंट्री नंबर 42 में इसकी व्यवस्था की गई है। और उसके बाद जो दूसरा है ना, ये थोड़ा सरल है और ये क्यों दिया गया आपको बता दूं। कोविड के टाइम में इसकी बहुत चर्चा हुई थी, इन दोनों की। यहां से समझे, इंटर स्टेट माइग्रेशन, बहुत बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था, और इंटर स्टेट क्वारंटाइन। इंटर स्टेट क्वारंटाइन का मतलब जानते हैं? इंटर स्टेट क्वारंटाइन का मतलब होता है कि राज्यों के बीच में किसको कहां पर कब रुकना है और कब राज्य में प्रवेश करना है। किसी राज्य में जाना है, नहीं जाना है, किसी राज्य में आपको रोक देना है ना। क्वारंटाइन करने का मतलब क्या था? उस समय तो ये बहुत पॉपुलर शब्द था। क्वारंटाइन करने का मतलब कि जहां पर हैं आप वहीं पर रोक दिया जाना, दूसरे राज्य में आने की इजाजत नहीं हो। तो एक ही एंट्री है, एंट्री नंबर 81। एंट्री नंबर 81 में ये दोनों बातें हैं, अंतर्राज्यीय प्रवासन यानी इंटर स्टेट माइग्रेशन और इंटर स्टेट क्वारंटाइन, दोनों ही यूनियन लिस्ट में है, दोनों ही संघ सूची में है। यहां पर क्या पूछा गया था कि ये स्टेट सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट में, तो ये तो गलत हो गया है ना, और ये भी गलत हो गया स्टेट लिस्ट। अब इंटर स्टेट क्वारंटाइन यूनियन सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट, ये सही है ये भी यूनियन लिस्ट, लेकिन ये दे दिया स्टेट लिस्ट में। तो ये इंटर स्टेट क्वारंटाइन यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट, एंट्री नंबर 81, उसके तहत दोनों की व्यवस्था थी, लेकिन ये चूंकि गलत हो गया, राज्य सूची का बता दिया। तो अंतर्राज्यीय संघरोध संघ सूची के अधीन एक राज्य विषय है। ठीक है ना। ये दोनों एक ही एंट्री है, एंट्री नंबर 81 में। अब एक पूछ रहा है निगम कर। निगम कर आप लोग सुने होंगे शायद, ये कॉरपोरेशन टैक्स के बारे में। निगम कर ये भी संघ सरकार का है। अगर आप लोग संघ राज्य संबंध पढ़े होंगे तो संघ सूची में निगम कर आता है। ठीक है ना। और इसकी एंट्री नंबर है 85। इसकी एंट्री नंबर क्या है? 85। उसमें कॉरपोरेशन टैक्स के बारे में
दिया हुआ है कि वह संघ सूची के द्वारा होता है। संघ सूची के तहत संघ सरकार के द्वारा कॉरपोरेशन टैक्स निर्धारित किया जाता है। वैसे भी आप लोग शायद पढ़े हों कि कॉरपोरेशन एक्ट हमारा 2013 में बना, तो कौन बना? संघ से की सरकार ने बनाया। राज्य की सरकार को कॉरपोरेशन लॉ, कॉरपोरेट लॉ बनाने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। तो संघ सरकार के हाथ में यह निगम कर है, और यह लाइन भी गलत हो गया कि राज्य सूची के अधीन एक राज्य का विषय है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर कौन सा सही हो गया? आप देखो, आप लोग, केवल सी इसका उत्तर होगा, बाकी सब गलत हो गया। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि राज्य सूची लिखा। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि इसने भी राज्य सूची लिख दिया। और यहां पर भी क्यों लिखा? क्योंकि इसने भी राज्य सूची लिख दिया। तो राज्य सूची के तहत ये चारों नहीं है, ये चारों इत्तेफाक से संघ सूची के विषय हैं, है ना, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। और उसका जो एंट्री नंबर हमने आपको बताया, एंट्री नंबर 42 है, एंट्री नंबर 81 है और एंट्री नंबर 85 है, ठीक है। तो मेरी समझ से यह प्रश्न अच्छा और आसान तो नहीं था, क्योंकि शायद ही बच्चे एंट्री नंबर पूरा याद करके जाएंगे और 1 से लेके 100 तक की सूचियां याद करेंगे कि किसमें कौन सा विषय था। स्वाभाविक तौर पर यह सरल था उत्तर देना, लेकिन बाकियों का उत्तर उतना सरल नहीं था। फिर भी यह एक सबसे अच्छा और सीधा प्रश्न है, क्वारंटाइन। और इसका उत्तर आप दे सकते थे, अगर कोविड काल को याद कर लेते तो क्वारंटाइन का उत्तर आसानी से निकल सकता है। इंटर स्टेट क्वारंटाइन यानी अंतर्राज्यीय संघरोध किसका विषय है? संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है, संघ सूची का। चारों ही संघ सूची के विषय हैं इनफैक्ट, ठीक है ना, चारों ही। इसमें से कोई भी राज्य का है ही नहीं, वो तो लिखा हुआ है केवल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनको बोलने दो, दुखी है। लेकिन आपने यहां नहीं पढ़ा ना, यहां ध्यान दे पहले। ये क्या है? कॉरपोरेशन नहीं लिखा हुआ है, पढ़ो ठीक से। क्या लिखा हुआ है? टैक्स, निगम कर, ठीक है ना। तो नगर निगम ये नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताने के लिए ही खड़ा हूं ना बेटा। कॉरपोरेशन टैक्स अलग होता है। कॉरपोरेशन टैक्स जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं ना, उनके बारे में है। और जब नगर निगम पढ़ोगे तो उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नहीं, बात तो वही है, लेकिन हाँ, तो वो गड़बड़ हो गया ना आपसे। हाँ, तो ये राज्य सूची में नहीं आएगा बेटा। कॉरपोरेशन टैक्स जो है सेंट्रल एक्साइज है, कॉरपोरेशन टैक्स है, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स है, ये सब किस विषय में है? संघ सूची में आता है। निगम, जो नगर निगम है वह स्थानीय निकाय है। तो आप ही ना पूछ रहे हैं। नगर निगम, कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे नहीं करो। नगर निगम स्थानीय निकाय है। और जब हम लोग कॉरपोरेशन की बात करते हैं बेटा, तो वो व्यवसायिक जगत का होता है जिसमें को कॉरपोरेट की श्रेणी में रखते हैं, और एक कर का विषय है। जबकि बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं उन पर कर आरोपित करना होता है। जैसे बड़े घरानों का नाम आप सुने ही होंगे, तो उनको एक विनियमित करने के लिए एक अलग से कानून होता है और उससे संबंधित टैक्स होता है, ठीक है। तो वह टैक्स यहाँ पर है। जो नगर निगम है वो टैक्स नहीं है ना बेटा, है ना, वो टैक्स लगाती है, वो खुद टैक्स तो है नहीं। यहाँ तो टैक्स की बात हो रही है ना, न कि निगम की टैक्स लगाने की बात हो रही, ठीक है ना। तो एक स्थानीय निकाय है और ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी वित्तीय प्रबंधन से संबंधित मुद्दा है। जब आप संघ राज्य संबंध पढ़े होंगे तो उसमें वित्तीय संबंध में ये बातें आई होंगी या आनी चाहिए थी, ठीक है। एंट्री का मतलब देखो, प्रविष्टि हिंदी में बोलते हैं। जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये सब लिखा रहता है ना, तो उसी को बोलते हैं एंट्री नंबर, ठीक है। और चूंकि हालांकि मैं यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा संबंधित विषयों की चर्चा करने के लिए खड़ा हूँ,
लेकिन आप लोगों को अगर भविष्य में आप लोग मेंस की परीक्षा दें, इसकी मैं शुभकामना देता हूं। अगर मेंस आप देते हैं तो आप एग्जाम में अगर लिखते हैं कि एंट्री नंबर दिस यूनियन लिस्ट, तो आपके नंबर के बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। जितना टेक्निकली आप करेक्ट रहेंगे उतना आपका नंबर बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। अन्यथा पास होना और फेल होना में बहुत बारीक अंतर रहता है। ठीक है ना। खैर अभी उसमें मत मुझे भेजिए, बस एंट्री नंबर का मतलब प्रविष्टि संख्या। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने, ये तो बहुत सरल है, उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? 21, ये तो मालूम ही होगा आप लोगों को। कब रखा है? 2017 में। कौन सा केस था? पुट्टा स्वामी का केस। ठीक है, तो बहुत सरल प्रश्न है ये। इसमें कोई सवाल पूछना है? मैं नहीं उम्मीद करता इसमें मुझे समय देना चाहिए। हाँ, यहां पर सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कर्तव्य कौन कौन से हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है ना। अब इसके बारे में 3-4 बातें आपको जाननी चाहिए। एक तो ये कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो अवधारणा है, ये 1999 में करगिल वॉर जब हुआ था हमारे देश का, तब करगिल वॉर के समय भारत सरकार को एक रिपोर्ट दी गई थी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाओ, ताकि सेना के बीच में एक समन्वय बना रहे। ठीक है ना। और करगिल रिव्यू कमेटी एक बनी थी, करगिल पर पुनर्समीक्षा हुई थी, 1999 में सुझाव दिया गया था और 2001 में भारत सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया। और जब रिकमेंडेशन को स्वीकार किया गया तो एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। क्या बनाया गया था? इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। 2000 में, सन 2000 में, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बनाया गया था सन 2002 में। और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बना करके सन 2002 में कोशिश की गई थी कि एक ऐसा सचिवालय बना दिया जाए, एक ऐसा सचिवालय यानी कि एक ऐसा ऑफिस बना दिया जाए जिस ऑफिस के माध्यम से तीनों सेनाओं को हम समन्वित कर सकें, तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट कर सकें। ठीक है ना। लेकिन वो पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं रहा और परिणाम यह हुआ कि 2012 में एक कमेटी थी जिसका नाम था नरेश चंद्र कमेटी। कौन सी कमेटी? नरेश चंद्र कमेटी। और नरेश चंद्र कमेटी ने कहा कि एक चीफ ऑफ स्टाफ का एक परमानेंट सीट बनाओ, चीफ ऑफ स्टाफ का। ठीक है ना। और चीफ ऑफ जो स्टाफ होगा वह सभी के बीच में कोऑर्डिनेट करेगा। 2012 में यह किया गया, लेकिन उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं हुआ। तब 2019 में भारत के प्रधानमंत्री ने कदम उठाया और उनके कदम के परिणाम स्वरूप पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने बिपिन रावत। और ये यहाँ से एक प्रयास शुरू होता है। दिसंबर 2019 में पहली नियुक्ति होती है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 3-4 काम करता है। हमेशा याद रखिएगा, एक काम तो वह करता है कि तीनों सेनाओं की तरफ से भारत के
राष्ट्रपति को या भारत की सरकार को सलाह देता है। अब देखो इसमें कहीं है सलाह देता है, ठीक है ना। उसका पहला काम है कि वह तीनों की तरफ से वह क्या देगा, सलाह देगा, पहला काम है उसका। दूसरा काम उसका यह है कि वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनी थी, उसका वह क्या होता है, स्थायी अध्यक्ष होता है, परमानेंट चेयरपर्सन होता है उसका। दूसरी बात कि तीनों सेवा प्रधानों पर सैन्य कमान का प्रयोग करना, यहां लिखा गया, अभी रुकेगा, और एक यहां पर लिखा गया कि ट्राई सर्विस के विषयों पर रक्षा संबंधी सलाह देना। अब देखो अध्यक्ष भी होता है, सलाहकार भी होता है, ठीक है ना। एक और काम आपको बता देता हूं कि तीनों सेना का वह जो चीफ ऑफ कमांड होगा, स्टाफ होगा, डिफेंस स्टाफ होगा, उसका एक और काम है, चार ही काम है मूल। एक और काम है कि तीनों सेना की तरफ से जो हथियारों की खरीद होती है, उस खरीद पर वह भारत सरकार को सुझाव देता है। एक तो सामान्य सुझाव दे दिया, ठीक है ना, सर्विस चीफ के नाते। एक वह सुझाव देता है कि कौन सी खरीद बिक्री होनी चाहिए और कौन सी खरीद बिक्री नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, सैन्य कमान का प्रयोग करना। सैन्य कमान समझते हो, यानी कि मिलिट्री को क्या करना, कमांड करना। कब, जब वो युद्ध में हो, ये शक्ति उसको नहीं दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को फंक्शनल जिम्मेदारी यानी कार्यात्मक जिम्मेदारी नहीं दी गई, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी दी गई। कार्यात्मक जिम्मेदारी का मतलब कि जब सेना लड़ रही हो तब आप आदेश नहीं देंगे, तब वो आदेश मिलिट्री, आर्मी का आर्मी चीफ, नेवी का नेवी चीफ, एयरफोर्स का एयरफोर्स चीफ देगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ केवल सलाहकारी जिम्मेदारी निभाएगा, रक्षा सामग्रियों के खरीद से संबंधित जिम्मेदारी निभाएगा, समन्वय की जिम्मेदारी निभाएगा, ठीक है ना। और ये मैंने कहा था एक ऑफिस बनाया गया ताकि समन्वय हो, उसका ये प्रमुख होगा। लेकिन कभी भी वह सेना को कमांड नहीं करेगा, वह उसको आदेश नहीं देगा, निर्देश देगा। निर्देश और आदेश में अंतर होता है। डायरेक्टिव का मतलब होता है सलाह देना, तो वह सलाह देगा तीनों सेनाओं को ताकि तीनों सेना समन्वित रहे, लेकिन कभी भी वह आदेश नहीं देगा, कभी भी वो कमांड नहीं करेगा। तो इसमें ये वाला जो था सर्विस चीफ पर सैन्य कमान का प्रयोग करना, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है ना। वह कभी भी कमांड नहीं करता है, तो 2 नंबर का ऑप्शन गलत है। अर्थात उत्तर हमारा क्या निकलेगा फिर, 1 और 3। अब ये प्रश्न भी क्यों सरल हुआ, देखो केवल अगर ये जानकारी आपको होती कि वह कभी भी फंक्शनल जिम्मेदारी नहीं निभाता है, यानी कार्यात्मक आदेश वह नहीं देता है, 2 नंबर गलत हो गया, सब में 2 नंबर है, तो सरलता से यह उत्तर हमें मिल जाता कि 1 और 3 सही है, ठीक है ना। अगर ये हम नहीं भी जानते तो वैसे हमें जानना चाहिए। मैं फिर से आपको बता दूं कि एक तो उसका काम यह है कि वह भारत सरकार को सलाह दे तीनों की तरफ से, दूसरा उसका काम है समन्वय करे, इसीलिए वह चीफ होता है, तीसरा उसका काम है कि तीनों सेनाओं को वह क्या करे, मार्गदर्शन दे, डायरेक्टिव दे, और चौथा काम होता है अगर कोई खरीद बिक्री करनी है तो उसमें वह भारत सरकार को सुझाव दे कि पहले क्या खरीदना चाहिए, बाद में क्या खरीदना चाहिए, यानी कि प्राथमिकताएं बता दे, ठीक है ना। तो ये काम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, और उसमें ये गलत था, तो 1 और 3 हमारा उत्तर होगा। चलिए अब आते हैं यहां पर, यह भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सूना द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन को क्या कहा जाता है। सूना नहीं है, ये सेना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखिएगा आर्मी लिखा होगा, हाँ यहाँ पर जो मेरे पास है, तो इसीलिए मैं दोनों देखता रहता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, आर्मी के द्वारा। अब ये जो सेना के द्वारा हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो 2023 में
एक कार्यक्रम हुआ था फरवरी के महीने में लद्दाख के क्षेत्र में। लद्दाख के क्षेत्र में भारत की सेना ने ये ऑपरेशन सद्भावना चलाया था। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना चलाया था। उसका मकसद यह था कि लद्दाख के लोग जो परेशान थे, खास करके वैसे बॉर्डर एरिया में जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, चीन वाला नहीं, जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ एरिया है, करगिल वाला एरिया, उस एरिया में लोग जो परेशान थे, उन लोगों को सहयोग देने के लिए, चाहे वह शिक्षा का हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, उनको सहयोग देने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसको ऑपरेशन सद्भावना कहते हैं। और इसको बहुत अच्छा एक नाम दिया गया था, विन हार्ट एंड माइंड, WHAM, विन हार्ट एंड माइंड, यानी कि दिल और दिमाग दोनों जीतने का प्रयास करो, दोनों जीतने का प्रयास करो। क्या नाम दिया गया था? विन हार्ट एंड माइंड, यानी दिल और दिमाग जीतने का प्रयास करो। और यह ऑपरेशन सद्भावना को एक और नाम दिया गया है, और वह नाम है ऑपरेशन गुडविल। क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन गुडविल। तो यहाँ पर ऑपरेशन गुडविल तो नहीं लिखा है, सद्भावना लिखा है। सद्भावना भी नाम है और दूसरा नाम इसका है ऑपरेशन गुडविल। ठीक है ना। तो यह ऑपरेशन गुडविल किस क्षेत्र में लगा? लद्दाख के क्षेत्र में। और उसका मकसद क्या था कि वे लोग जो कि आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं, उन लोगों को हम एक ढाढ़स बंधाए, उनको हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और यहाँ पर उनके दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान करें। लेकिन एक और भी समस्या थी कि अगर मैं समस्या समाधान के लिए आता हूँ तो जाहिर सी बात है कि वह तब तक नहीं आ पाऊंगा जब तक आपको विश्वास न दिलाऊं कि मैं आपके काम के लिए आ रहा हूँ। ठीक है ना। तब यहाँ पर एक नारा दिया गया था कि विन हार्ट एंड माइंड, और उसको एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया कि WHAM। तो दिल और दिमाग दोनों जीतने का प्रयास करने की कोशिश किसने की थी? भारत की सेना ने, फरवरी 2023 में। ठीक है ना। अब यहां पर आइए, लोकसभा में, हाँ ये प्रश्न तो आना ही था, लोकसभा में आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? चलिए इसका उत्तर लेंगे। पहले तो यह आप जानो कि ये आचार संहिता चर्चा में क्यों आई। आचार संहिता यह चर्चा में आई तब जब लोकसभा की एक महिला सांसद, उन पर एक आरोप लगा कैश फॉर क्वेरी। कैश फॉर क्वेरी का मतलब होता है कि आप प्रश्न पूछने के लिए पैसा ले रही हैं। ठीक है ना। और उनका मामला नैतिकता समिति में, एथिक्स कमेटी में भेजा गया। एथिक्स कमेटी संसद की एक गैर वित्तीय समिति है। 3 वित्तीय समितियां आप लोग पढ़ते होंगे, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, ये पढ़ते होंगे ना। लेकिन ये गैर वित्तीय समितियां होती हैं जिसमें नैतिकता समिति, विशेषाधिकार समिति, ये सब समितियां होती। तो ये मामला तब आया जबकि सांसद को बुलाया गया। और दूसरा विवाद कब उठा? दिल्ली के ही एक सांसद हैं जिन्होंने कुछ संसद में ऐसा वक्तव्य दे दिया कि पूरे देश भर में समस्या उत्पन्न हो गई है ना, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। उम्मीद की गई थी कि उनको भी बुलाया जाएगा, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया और उनको बुला लिया गया। बुलाना दोनों को चाहिए था, एक को बुलाया तो ऐसा नहीं गलत कर दिया, लेकिन उनको बुलाया और एक को नहीं बुलाया तो विवाद उत्पन्न हुआ और एथिक्स कमेटी पर चर्चा शुरू हो गई। अन्यथा एथिक्स कमेटी या जो ये नैतिकता आचार संहिता आचार समिति है, ये पहले भी थी, आज भी है, पहले भी काम कर रही थी, आज भी काम कर रही है। अब यह जो समिति है ना, 1996 में, 1996 में जितने भी पीठासीन अधिकारी समझते हैं, जितने भी पीठासीन अधिकारी थे उनका एक सम्मेलन हुआ था 1996 में। और उसी समय कहा गया था कि सांसदों को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास एक आचार समिति या एथिक्स कमेटी होनी चाहिए। एथिक्स कमेटी को नैतिकता समिति भी बोलते हैं, यहाँ पर
आचार संहिता बोला गया है, यहाँ पर देखिएगा एथिक्स ही लिखा हुआ होगा, है ना। तो एक एथिक्स कमेटी बनाने का विचार रखा गया था 1996 में, और 1997 में उस समय KR नारायणन राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति थे, उपराष्ट्रपति थे उस समय, तो उन्होंने राज्यसभा के लिए एथिक्स कमेटी बना दी थी। लेकिन लोकसभा में एथिक्स कमेटी नहीं बनी। लोकसभा में बार बार एथिक्स कमेटी पर चर्चा होती थी, लेकिन एथिक्स कमेटी बनती नहीं थी। 13वीं लोकसभा में जाकर के इस बात पर गंभीर चर्चा हुई कि अब हम एथिक्स कमेटी बनाएंगे, 13वीं लोकसभा में जाकर, ठीक है ना। और 13वीं लोकसभा में जब इस बात की चर्चा हुई कि बनाएंगे, तो उस समय लोकसभा के एक अध्यक्ष हुआ करते थे बालायोगी, नाम अगर सुने हो आप लोग। बालायोगी तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य होते थे और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बालायोगी जो अध्यक्ष बने थे, उन्होंने ही एडहॉक तदर्थ समिति बनाई थी, ठीक है ना। तो पहली बार जो एथिक्स कमेटी बनी थी वो एडहॉक कमेटी बनी थी, बालायोगी के द्वारा एक एडहॉक कमेटी बनाई गई थी। और ये एडहॉक कमेटी बनी थी 2000 में, सन 2000 में, ठीक है ना। और 2015 में जाकर के ये अस्थाई कमेटी बनी है अभी। तो तब तक ये कैसे काम कर रही थी, एक एडहॉक संस्था के रूप में, एक तदर्थ संस्था के रूप में यह काम कर रही थी। अब यहां लिखा हुआ है देखो, केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। ये लाइन गलत है। क्यों गलत है मैं बता रहा हूं। एथिक्स कमेटी में कोई भी आदमी, आप भी किसी भी सांसद के माध्यम से किसी भी सांसद के खिलाफ याचिका दायर कर सकते हो। एक सामान्य नागरिक किसी भी लोकसभा सांसद के माध्यम से किसी भी लोकसभा सांसद के खिलाफ एथिक्स कमेटी में याचिका दायर कर सकता है। लेकिन जब कोई भी सामान्य व्यक्ति एथिक्स कमेटी के सामने किसी सांसद की शिकायत करता है, किसके माध्यम से, अन्य सांसद के माध्यम से, तो उसको एक दस्तावेज देना होगा जिसको हम एफिडेविट कहते हैं, यानी कि हलफनामा। उस हलफनामा में उसे स्पष्ट करना होगा कि वह कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, कोई धोखा नहीं कर रहा है, कोई फ्रिवलेस काम नहीं कर रहा है, यानी कि कोई ओछा काम नहीं कर रहा है, कोई हरकत नहीं कर रहा है। दस्तावेज उसको देना होगा ताकि सिद्ध हो कि पूरे तथ्य के आधार पर वह आरोप लगा रहा है, ठीक है ना। और जब सांसद किसी सांसद के खिलाफ एथिक्स कमेटी में जाएगा तो उसको इस तरह का हलफनामा देने की जरूरत नहीं होगी। यहीं पर गलतियां होती हैं बच्चों से, कि एक सामान्य व्यक्ति किसके माध्यम से जा सकता है, सांसद के माध्यम से। किसके खिलाफ जा सकता है, सांसद के खिलाफ। और सांसद भी एक सांसद के खिलाफ जा सकता है। तो यहां पर जो यह लिख दिया गया ना, केवल कोई लोकसभा सदस्य ही नहीं, कोई भी व्यक्ति लोकसभा सदस्य के माध्यम से जा सकता है। तो यहां क्या लिखा गया, केवल कोई लोकसभा सांसद। लोकसभा सांसद तो जा ही सकता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति भी लोकसभा सांसद के माध्यम से वहां पर जा सकते हैं। और यह समिति किसी भी मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। न्यायाधीन का मतलब सब जुडिस है। अगर कोई मामला न्यायपालिका में लंबित है तो उस मामले पर एथिक्स कमेटी कोई विचार नहीं कर सकती है। यह सही है, कोई भी मामला। और वैसे भी आप लोगों को एक बात बता दूं कि कोई भी मामला अगर न्यायपालिका में लंबित है तो उस मामले पर संसद में कोई भी विचार विमर्श नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि कमेटी में भी विचार विमर्श नहीं होगा, है ना। तो ये पहला वाला और तीसरा, 1 और 3 सही है। अब देख लो कहां पर उत्तर है, 1 और 3 सही। दूसरा क्यों गलत है बेटा, दूसरा गलत इसलिए है कि केवल लोकसभा सांसद के बारे में बोला जा रहा है, जबकि एक सामान्य नागरिक भी लोकसभा सांसद के माध्यम से दूसरे लोकसभा सांसद के खिलाफ शिकायत कर सकता है। क्लियर हुआ। चलिए अगला तो और सरल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने के पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, है ना। 9 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा के वरिष्ठतम होने के चलते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था, अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, चुना गया था, है ना। और राजगोपालाचारी किसने, JB कृपलानी ने इनके बारे में प्रस्ताव पारित किया था, इनको स्वीकार कर लिया गया था। और 11 तारीख को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, ठीक है ना। तो अभी हाँ बोलो, देखिए अस्थायी यहां पर देखिए प्रोविजनल प्रेसिडेंट, तो इंटरिम प्रेसिडेंट और प्रोविजनल प्रेसिडेंट दोनों एक ही होता है ना। अंतरिम होगा या अस्थायी होगा वह एक ही यहाँ पर होता है, यानी वह व्यक्ति जो कि एक निर्धारित समय के लिए हो, उसके बाद कोई दूसरा आने वाला हो, उसके बारे में बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी अनुबंध में संशोधन करेगी? परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन। इंग्लिश में सरल है, एडिशन, वेरिएशन और रिपील, ठीक है ना। हमेशा यह अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो ये आर्टिकल 368(1) में है, 368(1) में ये तीनों शब्द लिखे हुए मिलेंगे, वो तथ्य है। अब इतना आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि संविधान में एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो या कोई मॉडिफिकेशन हो, ठीक है ना। अगर कोई चीज शामिल की जा रही हो, कोई चीज हटाई जा रही हो, या किसी चीज में आवश्यक बदलाव लाया जा रहा हो, वो सब संविधान संशोधन होता है, ठीक है। वह सब संविधान संशोधन होता है। गड़बड़ कहां पर होगा बच्चों से, कुछ ऐसे भाग हैं जहां पर संशोधन तो होता है लेकिन उसको संशोधन मानते नहीं। ऐसा कोई भाग मालूम है आप लोगों को? हाँ, 2, 3, 4 से संबंधित अगर कोई परिवर्तन होता है तो वहां पर, यहां राज्य के बदलाव की बात आती है, राज्य में की सीमा में परिवर्तन, अनुच्छेद 3, 4 में सुना होगा आप लोगों ने, तो उसको बोलते हैं क्या कि डीम्ड टू बी अमेंडमेंट, यानी कि इसको अमेंडमेंट की तरह माना जाए लेकिन अमेंडमेंट है नहीं, क्योंकि साधारण बहुमत से वहां पर पारित होता है, ठीक है ना। तो एनीवे यह जानने की आपको आवश्यकता है कि ये तीनों शब्द संशोधन से जुड़े हुए हैं, चाहे आप उसमें कुछ जोड़ कर लें या रिपील मतलब उसमें से हटा दें और कुछ परिवर्तन कर दें, ठीक है ना। अगर मान लो किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को ये तीनों नहीं मालूम हो, नहीं पढ़े हम 368(1), तब कैसे उत्तर लिखेंगे? तब अगर आपको याद हो कि अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया, अगर आपको याद हो कि अनुच्छेद 31 हटा दिया गया, अगर आपको याद हो कि 16(6) जोड़ा गया, ये सब ताजा ताजा जो बदलाव है वो बता रहा हूं आपको, जो रिफ्रेश किया है आपको कि 16(6) क्या है ये? आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को 10% का आरक्षण, तो 16(6) लाया गया, है ना। तो अगर कोई बदलाव ला दिया जाता है तो उसको भी हम संविधान संशोधन मानते हैं। तो अगर आपको आर्टिकल भी याद होगा तो उस आर्टिकल से भी आप निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि ये तीनों चीजें आती हैं या नहीं आती हैं। और सबसे सरल तो यह होगा कि आर्टिकल 368(1) अगर आपने पढ़ा है तो ये तीनों ही शब्द क्रमबद्ध तरीके से दिए हुए हैं, एडिशन, वेरिएशन और रिपील। तो जहां पर भी ये तीनों होगा, मैं रिपीट करके समाप्त कर रहा हूं कि कोई चीज शामिल करना, किसी चीज को बाहर निकालना और जो चीजें मौजूद हैं उसमें आवश्यक बदलाव ला देना, ये तीनों ही संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के दायरे में आता है। तो इसका उत्तर क्या होगा आप समझ लो, 1, 2, ठीक है ना। चलो हाँ बोलो। निरसन का मतलब होता है, रिपील का मतलब होता है आप उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हो, हटा देते हो, अब वो संविधान का समाप्त करना। हाँ चलो अगला है
धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? अब यहां आने के पहले देखो, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया बताई गई है। 109 और 110 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो पूरी तरह से किससे संबंधित हैं? धन विधेयक से। 110 में वे विषय दिए गए हैं जो धन विधेयक में आते हैं, और 109 में वो प्रक्रिया दी गई है कि धन विधेयक हमेशा किस में आएगा? लोकसभा में आएगा। राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होगा। राज्यसभा सलाह दे सकती है ना, उसको रद्द कर सकती है, लेकिन उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। और अंतिम निर्णय कौन लेगा? फिर लोकसभा के द्वारा लिया जाए। तो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख तो है। दूसरा, धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट। अभी बताया कि धन विधेयक हमेशा कहाँ पर पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदित कर सकती है, परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, परंतु अस्वीकार नहीं कर सकती है। ठीक है ना? राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधनों को लोकसभा के द्वारा स्वीकार करना होगा। सही है क्या? नहीं। तो राज्यसभा के पास क्या शक्ति है कि वह उसमें आवश्यक सुझाव कर दे। ठीक है ना? अगर वह सुझाव करती है तो उस सुझाव को मानना और नहीं मानना किस पर निर्भर करता है? 14 दिनों के भीतर उसको इस पर निर्णय लेना होता है। और अगर वह निर्णय नहीं ले पाई तो उसको क्या मान लिया जाएगा? कि वह स्वीकृत हो गया, और फिर हम लोकसभा के द्वारा जो भी अंतिम निर्णय लिया गया है उस अंतिम निर्णय के आधार पर उसे कहाँ भेज देंगे? राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। धन विधेयक के रूप में वह पारित हो गया, मान लिया जाएगा। ठीक है? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1, 2 और 3। चौथा वाला गलत है कि सही है? चौथा क्या है? राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधनों को लोकसभा के द्वारा स्वीकार करना होगा। यह लोकसभा पर कोई बाध्यकारी नहीं होता है। अंतिम निर्णय लोकसभा लेती है। और शायद आप में से कुछ को पता हो या सभी को कि जब राज्यसभा में किसी धन विधेयक को भेज दिया जाता है तो अनेक ऐसे मौके आते हैं कि एक तरफ वह विधेयक राज्यसभा में भेजा गया और दूसरी तरफ राष्ट्रपति को भेज दिया गया। राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। क्योंकि लोकसभा में जब राज्यसभा में भेजती है, राज्यसभा को जो करना है करे, वह मानकर चलती है कि जो हमने पास कर दिया उसी को लागू करना है, तो वह सीधे लोकसभा के पास होने के बाद कहाँ भेज देती है? राष्ट्रपति के पास भी भेज देती है। ठीक है ना? उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। क्लियर हुआ? एक और यहां पर एक जानकारी दे दूं कि हालांकि उत्तर तो आपको बता दिया, यहां पर लिखा हुआ है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट। तो मनी बिल कहां रखा जाएगा? लोकसभा में रखा जाएगा। पढ़ते हैं नहीं ये आप लोग? हालांकि ये अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, इसमें शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन इतना ध्यान में रखिए कि धन विधेयक, कोई भी विधेयक तब बनता है जब वह लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। इसके पहले कोई विधेयक धन विधेयक होता ही नहीं है। टेंशन हो गया ना बेटा? वह टेंशन हो जाएगा। क्यों होगा? आप समझो कि अगर वह धन विधेयक के रूप में पेश हुआ तो प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है? जब मैंने पेश ही किया धन विधेयक के रूप में तो उसको प्रमाण पत्र मिलने की जरूरत नहीं। हमने धन विधेयक की सभी शर्तों को पूरा करने के लिहाज से उसको पेश किया। ठीक है ना? और तब जाकर वह पारित हुआ। ठीक, कहां पर? लोकसभा में। और राज्यसभा में जाने के पहले उसको क्या मिला? प्रमाण पत्र। तब जाकर वह क्या कहलाया? धन विधेयक। समझ गए? उसका एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, कभी भविष्य में काम आएगा। आप में से शायद सबको मालूम हो या कुछ को मालूम हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला था वो धन विधेयक का मामला था। अभी उस पर निर्णय आना बाकी है। अभी तो एक ही निर्णय आया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, लेकिन एक मामला अभी बाकी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को धन विधेयक कैसे बनाया गया। समझ गए?
आधार कार्ड का भी था तो वो अब पुराना पड़ गया, मैं इसीलिए केवल इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला बता रहा हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को भी धन विधेयक का प्रमाण पत्र दे करके राज्यसभा में पास करा दिया गया ताकि राज्यसभा में उसको रोके मत कोई। 2017 की बात है ना, ठीक है ना। तो 2017 में पर्याप्त बहुमत था नहीं राज्यसभा में, तो धन विधेयक बना दिया गया। आपके मित्र जो आधार कार्ड बोल रहे हैं उसको भी धन विधेयक के रूप में पारित कराया गया। तो धन विधेयक की शर्तों को पूरा जो करता है उसको हम पेश करते हैं। अंततः प्रमाण पत्र कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष देता है, ठीक है ना। अब एक और अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2000 में एनईसी अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से कौन कौन से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया? अब आप लोगों ने इसका उत्तर खोजा है? अच्छा, नहीं खोजा है, उत्तर दिया तो होगा, दिया तो होगा ही, गलत सही जो भी हो कोई बात नहीं। अब देखो इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या था। 2002 में भी संशोधन हुआ है, 2013 में भी संशोधन हुआ है। पूछा जा रहा है कहां का? 2002 का। तो 13 वाला अगर संशोधन लिखोगे गलत हो जाएगा। 2002 का संशोधन है, और 2002 में जो संशोधन हुआ उसकी धारा 3, 2002 के अधिनियम में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 2002 संशोधन जो हुआ उसकी धारा संख्या 3 सेक्शन 3, उसमें लिखा गया है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और 3 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा। कौन? राष्ट्रपति द्वारा 3 मनोनीत सदस्य, ठीक है ना। उसके बाद लिखा गया है कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो वह भारत सरकार के मंत्रिपरिषद से किसी को मनोनीत कर सकता है, ठीक है ना। वह अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर सकता है, उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर सकता है, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वह गृह मंत्री को शामिल करेगा। अगर मनोनीत भी करता है तो अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करता है, न कि सदस्य के रूप में। सदस्य केवल 3 ही होते हैं। कौन कौन से? संबंधित राज्य का राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, और तीसरा 3 सदस्य जिनको वह मनोनीत करता है। कौन से मनोनीत होंगे यह नहीं मालूम, लेकिन राष्ट्रपति 3 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो एक तो राज्य हो गया, राज्यपाल हो गया, दूसरा मुख्यमंत्री, और तीसरा 3 सदस्य। ये चौथा नहीं होगा, बल देकर बोल रहा हूं, चौथा नहीं होगा। अगर कहीं पर आपने यह पढ़ा कि गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है तो वह अध्यक्ष कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। किस रूप में? मनोनीत करके, ठीक है ना, नॉमिनेट करके, लेकिन वह इसका सदस्य नहीं माना जाएगा। सीधे तौर पर 2002 के अधिनियम में लिखा हुआ है कि अगर वह मनोनीत होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह उसका सदस्य है, ठीक है ना। तो गृह मंत्री इसमें शामिल नहीं होगा। और यह भी ध्यान में रखें कि 2002 के अधिनियम में जो संशोधन हुआ उसमें गृह मंत्री शब्द है ही नहीं। रिपीट कर रहा हूं, 2002 में जो अधिनियम आया उसमें गृह मंत्री नाम का कोई शब्द नहीं है, और धारा 3 जो है वह इसके सदस्यों की चर्चा करती है। क्लियर हुआ? किस धारा में है? धारा 3 2002 अधिनियम नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, और उसमें यह शब्द ही नहीं है गृह मंत्री। क्लियर हो गया? आ रहा होगा, इधर देखिए, कोई डाउट इसमें?
हाँ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये तो आना ही था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से पर विचार कीजिए। अब देखो, पहला तो सीधे तौर पर गलत समझ में आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि 18वीं लोकसभा शुरू हुई है और कहीं भी इसमें नारी शक्ति वंदन नहीं हो रहा है ना। तो पहला तो गलत ही हो गया सीधे तौर पर। अब यहां से कुछ समझना है। अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा, सही है। जब भी लगेगा 15 वर्षों तक यह रहेगा, यह सही है। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर महिलाओं के लिए स्थान दिए गए, यह भी सही है। अब देख लो, ये गलत हो गया, बाकी दोनों सही है। आपको उत्तर अपने आप आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए आप लोगों को एक और जानकारी मैं दे दूं कि संविधान का अनुच्छेद 330 और 332, संविधान का अनुच्छेद 330, 332 और 239AA2, लिखना चाहे जो लिख रहे हैं वो लिख लें। अनुच्छेद 330, 320 और 239AA, इनमें संशोधन किया गया। किसमें किसमें बेटा? 330, 332 और 239AA। क्या संशोधन करके किया गया, क्या आपको मिलेगा यह भी बता दे रहा हूं। अब मिलेगा 330A कैपिटल ए, 330A, यानी 330 के बाद एक और मिल जाएगा 330 कैपिटल ए, 332 कैपिटल ए, ठीक है ना, और साथ में मिलेगा 239AA ब्रैकेट में 239AA मालूम है किस चीज का है? 239AA किससे संबंधित है? दिल्ली से संबंधित है, ठीक है ना। और 330 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति जनजाति लोकसभा, और 332 अनुसूचित जाति जनजाति विधानसभा, ठीक है। तो इनमें संशोधन किया गया ताकि महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा लोकसभा और विधानसभा में वह दिया जा सके, ठीक है ना। तो ये पहली वाली चीज गलत थी कि 18वीं लोकसभा में प्रभावी होगा। नहीं, जब जनगणना होगी, जनगणना होने के बाद परिसीमन होगा और परिसीमन होने के बाद निर्णय होगा, यानी 2026 के पहले नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, हाँ, अभ्यास मित्र शक्ति 2023, ये एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 है। ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। तो पहली लाइन ही गलत दिख रही है, बांग्लादेश लिखा हुआ है, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। जगह सही लिखा हुआ है, पुणे औध नाम की जगह पर हुआ था, ये भी सही है। आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए हुआ था, ये भी सही है। और भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का हिस्सा थी, यह भी सही है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों को इसमें हुआ होगा क्योंकि भारतीय वायुसेना प्रमुखता से भाग नहीं ली थी, ठीक है ना, थी लेकिन प्रमुखता से भाग नहीं ली थी, और यहीं पर इसलिए लिखा भी है कि इस अभ्यास का एक हिस्सा थी, ठीक है ना। तो ये गलत है, ये तीनों सही होगा, और इसका उत्तर आप समझ सकते हैं। अब 2, 3, 4 होगा, ठीक है। तो ये, और यहां पर कौन है सही उत्तर? भारत और श्रीलंका। हाँ, प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया आदेश है। ये तो जानते होंगे अनुच्छेद 32 में है, इतना तो क्लियर होगा। अब किसी सरकारी अधिकारी को उसे काम करने के लिए प्रतिषेध, कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए नहीं होगा ना, सरकारी कर्मियों को इसमें आदेश नहीं दिया जाता। प्रतिषेध कब दिया जाता है? न्यायालय को दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है जहां पे ये सरकारी लिखेगा वो नहीं होगा।
उसके बाद लिखा है संसद विधानसभा को मद्य निषेध पर विधि पारित करने के लिए, यह भी नहीं होगा। ठीक है ना। लिखा हुआ निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए होगा। सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने के लिए नहीं होगा। तो अगर एक जानकारी हमारे पास हो कि प्रतिषेध केवल न्यायपालिका और अर्ध न्यायिक संगठनों को जारी होता है, ठीक है, प्रतिषेध केवल न्यायपालिका और अर्ध न्यायिक संस्था जैसे ट्रिब्यूनल वगैरह, इनके लिए जारी होता है। और कब जारी होता है? जब वो कुछ काम करने जा रहे होते हैं, करने के पहले जारी हो जाता है, यानी कि प्रोएक्टिव होता है, पूर्व क्रियात्मक होता है। ठीक है ना। तो बहुत सरलता से इसमें आपको उत्तर मिल रहा है। एक तो सरकारी अधिकारी दिया, जैसे ही सरकारी अधिकारी देगा आपके ध्यान में तुरंत यह बात आ जानी चाहिए कि सरकारी अधिकारियों के लिए तो मेंडामस होता है, यानी परमादेश होता है, और उत्प्रेषण होता है। उत्प्रेषण भी सीमित मात्रा में होता है। मूलतः कौन होता है? परमादेश होता है पदाधिकारियों के लिए। और संसद और विधानसभा को तो कोई आदेश दिया नहीं जा सकता, खास करके नीति निर्माण के संदर्भ में कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। और सरकार को भी इस संदर्भ में कि आप असंवैधानिक नीति का अनुपालन न करें। जब नीति ही असंवैधानिक हो जाएगी तो उसका अनुपालन वैसे भी नहीं होगा। जब न्यायपालिका ने किसी नीति को असंवैधानिक घोषित कर दिया तो कोई सरकार उसको कैसे चला सकती है? जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड अब असंवैधानिक घोषित कर दिया तो अब फिर से बिकेगा? नहीं बिकेगा, वो तो नीति वहीं खत्म हो गई। ठीक है ना। तो इसका कोई औचित्य ही नहीं था। यहां पर अपने आप आसानी से उत्तर निकल कर आ रहा है सी। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। आगे देखा जाए। हाँ, वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। दूसरा बोला गया किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए, कितना ट्रांसलेट, यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्यों में ऐसा हो। अब क्या उत्तर होगा? केवल बी होगा, ए नहीं होगा। कोई बात नहीं। अनुच्छेद 342 में यह साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा होगा। अनुच्छेद 342 में यह लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा होगा और राष्ट्रपति ऐसा करने के पहले संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा। राज्यपाल से क्या करेगा? परामर्श करेगा। अर्थात वह अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं देगा, परामर्श करेगा। ठीक है ना। पहले एक औपचारिकता निभाई जाएगी, क्या चीज? परामर्श करेगा। और उसी परामर्श के आधार पर वह उस राज्य के किसी समुदाय को क्या बताएगा? अनुसूचित, ठीक है ना, जनजाति। अब अगर कोई एक वर्ग एक राज्य में अनुसूचित जनजाति है तो कोई जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी अनुसूचित जनजाति हो। तो ये उत्तर सही है कि यह आवश्यक नहीं कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। और ये पहला क्यों गलत हुआ? क्योंकि इसमें बोल रहा है कि राज्यपाल तय करेगा। वह राज्यपाल तय नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति तय करता है। और सलाह कौन देता है? राज्यपाल सलाह देगा। किसको? राष्ट्रपति को सलाह देगा। ठीक है ना। और अनुच्छेद कौन सा है? 342। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, केंद्रीय बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत दिनों के बाद ऐसा पूछा है। अक्सर लोग इसमें गलत करते हैं। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। सही है? राष्ट्रपति की ओर से नहीं बेटा, यहां पर वो बात नहीं है।
वह तो कोई भी काम राष्ट्रपति के नाम से होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर वो चीज नहीं है। सामान्य तौर पर आप लोग यह पढ़ लेते हैं कि अगर कोई पूछे आपसे कि बजट कौन रखता है, आप बोल देते हैं वित्त मंत्री रखता है, ठीक है ना। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 112 और लोकसभा नियमावली 213, संविधान के अनुच्छेद 112 और लोकसभा नियमावली 213 के तहत राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में पेश होता है। यह नियमावली है कि 213 नियमावली है कहाँ की, लोकसभा की, और 112 में राष्ट्रीय वित्तीय घोषणा है। तो दोनों चीज़ों को याद रखना होता है। और 112 राष्ट्रीय वित्तीय घोषणा, 213 लोकसभा नियमावली, राष्ट्रपति की तरफ से वित्त मंत्री। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री का तो होगा नहीं, गेस भी आपने किया, कोई बात नहीं है, वो सही है, लेकिन यह हमेशा ध्यान में रखिए कि राष्ट्रपति की तरफ से वित्त मंत्री के द्वारा सदन में पेश किया जाता है नियमावली 213 के तहत। उसके बाद केंद्रीय यानी यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। सही है या गलत? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आप समझ लोगे। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बगैर आप उसमें ले ही नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो कोई भी मांग अनुदान भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के विरुद्ध या उनकी सहमति के विरुद्ध पेश नहीं किया जा सकता है। मांग अनुदान समझ रहे हैं ना क्या होता है? हाँ बोलो बेटा। हाँ कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ना। देखो जब आप बजट पेश करते हो ना तो उसमें दो तरह की चीजें होती हैं, एक खर्चा वाला और एक राजस्व वाला, कर वाला। तो जो कर का भाग होता है वह सामान्य तौर पर वित्त विधेयक के रूप में होता है, और एक खर्च वाला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट यानी मांग अनुदान। तो उसमें हम खर्चे वाली बातों को ज़्यादातर रखते हैं, ठीक। तो जब भी खर्चे का जो मुद्दा होगा और वह अनुच्छेद 109 और 110 की शर्तों को पूरा कर रहा होगा, तो तब तक जब तक कि राष्ट्रपति उसको सहमति न दे दे लोकसभा में पेश नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो डिमांड फॉर ग्रांट जो होगा उसके लिए हमें राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है, और वही बोला जा रहा है कि मांग अनुदान के लिए हमें राष्ट्रपति की सहमति जरूरत होगी, और मांग अनुदान में खर्चे वाला मुद्दा रहता है, ठीक। चलो और कोई क्या बोल रहे हैं? वित्त मंत्री की जगह पे नहीं 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 नहीं, हमेशा ध्यान रखेंगे कि धन विधेयक केवल सरकार के द्वारा ही पेश होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा टेक्निकल एस्पेक्ट, धन विधेयक हमेशा सरकार के द्वारा ही पेश होता है। कोई निजी सदस्य धन विधेयक पेश नहीं करता है, क्योंकि धन विधेयक पेश होगा जब राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होगी, और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जो सरकार होती है उसके संदर्भ में होती है। तो अगर कोई सांसद चाहे कि वह धन विधेयक पेश करे तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वित्त मंत्री आप बदल नहीं सकते हैं। अगर मान लो ऐसा आपके मन में बात आ रही हो या विचार आ रहा हो कि वित्त मंत्री नहीं रहे, तो उस वक्त जो वित्त मंत्री की भूमिका निभा रहे होंगे उनको दिया जाएगा, है ना। तो भले वो रक्षा मंत्री हो लेकिन वित्त मंत्री की भूमिका उस समय निभा रहे हैं, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, तो उनको उस समय वित्त मंत्री की ओर से बजट पेश करने का अधिकार दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो वह पीठासीन नहीं होगा। पीठासीन का मतलब कि वह उस समय अध्यक्षता नहीं करेगा, ये सरल बात है कि वह अध्यक्षता नहीं करेगा, ठीक है ना। अब लिखा है उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। बोलने का अधिकार, वह संकल्प पर प्रथम मत देने का हकदार नहीं होगा। यही तो होगा कि वो पहली बार मतदान करेगा, निर्णायक मतदान वह नहीं करेगा। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वह क्या कर सकता है कि पीठासीन नहीं होगा, बोलने का अधिकार नहीं होगा, वह संकल्प पर प्रथम मतदान देने का अधिकार नहीं होगा,
अब इसमें से क्या सही होगा बताइए? ठीक है ना, क्लियर हुआ? अब देखिए अगला, ये अगले प्रश्न पर, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस प्रश्न में मैं हमेशा एक सुझाव आप लोगों को देता हूं कि कब विधेयक समाप्त होगा और कब विधेयक समाप्त नहीं होगा, इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पढ़ें कब विधेयक समाप्त नहीं होगा। कब समाप्त होगा जटिल है, कब समाप्त नहीं होगा बहुत सरल है। तो यदि आप यह पढ़ लेते हैं कि कब समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसका उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे 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 लिखा हुआ है मैं आपके सामने बोल दे रहा हूं कि अगर कोई विधेयक राज्यसभा में, कहां पर? राज्यसभा में कोई विधेयक विचाराधीन है और लोकसभा में भी पास नहीं हुआ है, कोई विधेयक राज्यसभा में क्या है? विचाराधीन है और लोकसभा में पारित नहीं हुआ है, तो वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने के बाद व्यवगत हो जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाएगा। सही है? अभी क्या बोला था हमने कि वहां पर पारित नहीं हुआ हो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? पारित हो गया। अब दो बातें हमने बोली थी ना, एक बात अभी बोली थी कि राज्यसभा में विचाराधीन है, लोकसभा में पारित नहीं हुआ है। दूसरा, अगर अनुच्छेद 108 का इस्तेमाल कर लिया गया है, 108 का मतलब क्या होता है? संयुक्त बैठक बुला ली गई है विघटन होने के पहले, तो वह समाप्त नहीं होगा, व्यवगत नहीं होगा। तीसरा, अगर निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल कर दिया गया है, अगर निलंबनकारी वीटो क्या होता है बेटा? कि अगर उसे पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया है तब विधेयक समाप्त नहीं होगा। अगला, अगर विधेयक को किसी समिति में भेजा गया है तब भी वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। तो समिति में भेज दिया गया तब समाप्त नहीं होगा, पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया तब समाप्त नहीं होगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए रखा गया है तब समाप्त नहीं होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास नहीं हुआ है, एक में पेंडिंग है एक में विचाराधीन है, पास नहीं होगा। अब यहां से समझ लिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक बुला ली है तो यह समाप्त नहीं होगा, है ना। अब इसका उत्तर क्या होगा, खोज लो, क्या होगा बोलो? एक और दो, ये समाप्त होगा? यहां पे नहीं होगा ना, क्योंकि क्या बोला गया कि अगर 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला ली गई है तो विधेयक समाप्त नहीं होगा, है ना। यहां पर क्या लिखा हुआ है? हो जाएगा। तो 1 और 2 इसका उत्तर होगा। ये देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्री परिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। होती है क्या? बोलो। नहीं, होना चाहिए ये हम लोग नहीं बात करेंगे, होता है कि नहीं होता है कि नहीं। देखिए, पहले तो यह समझिए कि अनुच्छेद 85 के तहत है ये, ठीक है ना। ये किसके तहत है? अनुच्छेद 85 के तहत। और 85 के तहत सत्र बुलाना नहीं है, क्या करना है? सत्रावसान करना है। सत्रावसान करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के हाथ में होती है और राष्ट्रपति को इस संदर्भ में उनसे कोई परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। राष्ट्रपति कभी भी सत्रावसान कर सकते हैं, ठीक है।
अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है कि वे सत्र बुलाएं, सत्रावसान करें और लोकसभा का विघटन करें। ये तीनों शक्ति किसमें दी गई है? अनुच्छेद 85 के तहत दी गई है। दूसरा आप समझिएगा क्या लिखा हुआ है कि सदन का सत्रावसान सामान्य सदन के अनिश्चित काल के स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत में राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। नो बार, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है ना, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक, एक तो यह हुआ। एक दूसरा प्रश्न, दूसरा हिस्सा लिखा हुआ है कि लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। असाधारण परिस्थिति का क्या मतलब हुआ बेटा? हाँ, बहुमत चला जाए। हाँ, बहुमत चला जाए तो यह तो सही होगा। ठीक है ना, कि मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाएगा विघटन। अभी भी किसके परामर्श से किया गया था? मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया गया था। अब जरा एक चीज यहां पर समझिएगा कि सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चितकाल, अनिश्चितकाल जानते हैं ना, साइने डाई, यानी एक बार स्पीकर ने उसको साइने डाई करवा दिया, एडजर्न करवा दिया, स्थगन करवा दिया तो किया जा सकता है, परंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। वर्जन नहीं है का मतलब कि उस पर कोई रोक नहीं है। ठीक है ना, कोई रोक उस पर नहीं है। सही है, ये गलत है? हाँ बेटा, उसको उत्तर समझना है हमें। हमारा जो सेशन है उसका मकसद ये है कि सही होगा नहीं, उसका उत्तर हमें समझना है। अभी आपको मालूम होगा कि एक सेशन चल रहा था जिस सेशन में शीतकालीन सत्र के कुछ समय बाकी थे, अभी 6-7 दिनों के, और उस सेशन के पहले ही सत्र समाप्त कर दिया गया। हर चीज का कहीं ना कहीं कोई मतलब होता है, तो कोई उस पर प्रतिबंध नहीं है कि इतने तारीख तक सेशन रहेगा तो उतना तारीख तक रहेगा ही, वो पहले कर सकता है। तो ये 2 नंबर भी सही हो गया और 3 नंबर भी सही हो गया। अब 1 नंबर पर आते हैं, यहां तो 2 और 3 और ऐसे ही दिया गया। ठीक है ना, उलझा दिया ना मैं। यहां देखो, फिर से आओ। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता कब नहीं होती है? तब जबकि मंत्रिपरिषद को सदन में कोई बहुमत न हो, परिस्थितियों के आधार पर होती है। अब दोनों ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, यहीं पर देखो तो, है ना, मिल गया ना कॉन्ट्राडिक्शन, इसीलिए उलझाया था। क्या लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ो जितने भी लोग हो। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लोकसभा के विघटन के लिए राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता होती है। तो सत्रावसान के लिए परामर्श की आवश्यकता होगी कि नहीं? सदन का सत्र बुलाने के लिए आवश्यकता होगी कि नहीं? और विघटन करने के लिए आवश्यकता होगी कि नहीं? इशारा किया था अनुच्छेद 85 में लिखा हुआ है। ठीक है, 85 में तीनों लिखा हुआ है। आप लोगों को मालूम होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक विशेष सत्र बुलाया, जो भी हुआ एक विशेष सत्र बुलाया, तो इसका मतलब कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही तो राष्ट्रपति ने बुलाया विशेष सत्र। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह का इसमें होना आवश्यक होता है। कब तक? कब? जब उसे बहुमत प्राप्त है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो राष्ट्रपति के द्वारा सत्र बुलाया जाएगा। राष्ट्रपति किसी भी समय में सत्र को समाप्त कर सकता है ना, और मंत्रिपरिषद के बिना भी कर सकता है। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? 2 और 3 का उत्तर
होगा। समाप्त हुआ। ठीक है, तो अब जितने भी प्रश्न आए हैं इनमें से आप लोग दोबारा, हमने तो बता दिया, अगर कोई भी दोबारा कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप दोबारा पूछ सकते हो, कहीं पर कोई तकलीफ हो तो बता दो। ठीक है सब? तो क्या लग रहा है? हाँ बोलो। जो भी व्यक्ति लोकसभा में या राज्यसभा में बैठक को संचालित कर रहा हो उस वक्त वही पीठासीन अधिकारी है। सामान्य तौर पर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, ये पीठासीन होते हैं। लेकिन अगर इनकी अनुपस्थिति में कोई भी उस कुर्सी पर बैठा है तो उसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। ठीक है बेटा? तो इस तरह से जिम्मेदारी आपके सामने निभाई, और कितना नंबर आएगा आप लोग देख लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ सफल हों, और घबराना नहीं है बेटा कि कॉरपोरेशन और कॉरपोरेशन टैक्स में गड़बड़ हो गया। एक क्वेश्चन से कोई, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा एक क्वेश्चन गलत होना चाहिए, हाँ ये मेरी तरफ से गलती हो जाएगी, लेकिन होता है ऐसा, है ना। बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन सही किए होंगे, वो आप गलत किए, तो जो आप सही किए होंगे वो दूसरे गलत किए हो सकते हैं। तो मेरा तो यही सुझाव है कि आप लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे रहें, है ना। और तैयारी में लगे रहने से दोनों फायदा है, होगा तभी फायदा है, और नहीं होगा क्यों सोचें, हमने तो ये नहीं बोला। तो ठीक है ना, इसलिए इंतजार करो कि क्या बोल रहा है। तो आप लोगों के लिए हमेशा यही है कि आप लोग तैयारी करते रहें, और तैयारी करते रहने से हर तरह का फायदा है। ठीक है ना। चलिए आप लोगों को शुभकामनाएं। और हमारा सेशन, हमारा कौन सेशन? अच्छा, जब मेंस का कल से शुरू हो रहा है, इसी में होगा कहीं 5 बजे से 8 बजे तक प्रतिदिन। हाँ, उस सेवा में उपस्थित होऊंगा। कल 5 बजे से 3 दिन का है। हाँ ठीक है ना। तो आज इजाजत दें, धन्यवाद, शुभ रात्रि।